Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th December 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about 100 years of Belgavi session of Indian National Congress. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian history point of view. तो सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि बेलगावी में, जिसका पहले नाम बेलगांव हुआ करता था, जो कर्नाटका के अंदर है, तो बेलगावी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि दे विल हैव एन एक्सटेंडेड सेशन ऑफ देयर कांग्रेस वर्किंग कमेटी विच इज़ देयर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। साथ ही साथ दे विल ऑल्सो स्टार्ट अ मार्च अ प्रोसेसन आफ्टर दिस एक्सटेंडेड सेशन। तो ये न्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है। सवाल ये है कि आखिर वो बेलगावी के अंदर क्यों अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड सेशन करने वाले हैं इस साल दिसंबर में। तो कारण ये है कि इस साल दिसंबर में बेलगावी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो पहले 100 साल पहले बेलगांव हुआ करता था, तो बेलगांव सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के 100 साल पूरे हुए हैं। सो इन ऑर्डर टू मार्क द सेंचुनरी of Belgaum session of Indian National Congress that was held in December 1924. इस साल कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि दे विल हैव एन एक्सटेंडेड सेशन ऑफ देयर कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन बेलगावी। अब बेलगावी सेशन या बेलगांव सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हिस्ट्री में इसका एक अलग महत्व क्यों है? वो इसलिए क्योंकि दिस इज द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी। तो बेलगांव सेशन को प्रिसाइड किया था महात्मा गांधी ने। थोड़ा देखते हैं बैकग्राउंड, क्या क्या चीज़ें हुई उसके बाद महात्मा गांधी ने बेलगांव सेशन को प्रिसाइड करने का फैसला किया। तो आपको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड इन 2000 आई एम सो सॉरी 1919। इट वाज अल्टीमेटली विड्रॉन इन फरवरी 1922, रीजन बीइंग अ वायलेंट इंसिडेंट इन चौरी चौरा। तो चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का फैसला किया, क्योंकि उनको लगा कि अब ये मूवमेंट जो है वो वायलेंस के रास्ते पे चल पड़ा है। एंड ही ऑलवेज वाज सपोर्टर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉ करने के कुछ ही दिनों बाद, लगभग 15-20 दिनों बाद ही, महात्मा गांधी वॉज इम्प्रिजन्ड ऑन द चार्जेज ऑफ सेडिशन। उनके ऊपर देशद्रोह के चार्जेस लगाए गए बिकॉज ऑफ सम आर्टिकल्स दैट ही हैड पब्लिश्ड इन हिज जर्नल यंग इंडिया। और महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये देशद्रोह है तो देशद्रोह ही सही। बट महात्मा गांधी ने थोड़ा सा सेग्रीगेट भी किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये देश के खिलाफ द्रोह नहीं है, ये राजद्रोह है। आपका जो ब्रिटिश राज है उसके खिलाफ मैंने जरूर द्रोह करने की या रेबेल करने की कोशिश की है। तो पॉइंट इज कि महात्मा गांधी हिमसेल्फ प्लीडेड गिल्टी ऑफ द चार्जेस दैट वाज इम्पोज्ड अपॉन हिम इन 1922, और उसके बाद उनको 6 साल की सजा हो गई। लेकिन उनको 2 साल बाद ही जेल से रिलीज कर दिया गया, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई। उनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ा। तो ही हैड अ सर्जरी इन 1924 एंड ही वाज रिलीज्ड इन 1924 फ्रॉम जेल। वैसे उनको 6 साल की सजा थी, बट रिलीज इन 2 years ओनली। जेल से बाहर निकलने के बाद 1924 में महात्मा गांधी को एक रियलाइजेशन हुआ कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है। ही वॉज अनहैप्पी अबाउट इट, एंड फॉर दिस रीज़न ओनली in September 1924 he went for a 21-day fast। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ही प्रमोट करने के लिए उन्होंने दिसंबर 1924 में इंडिया नेशनल कांग्रेस के बेलगांव सेशन के प्रेसिडेंटशिप को एक्सेप्ट किया। और इसी प्रेसिडेंटशिप के दौरान महात्मा गांधी ने ले डाउन किया द आइडियाज ऑफ नॉन वायलेंस। देखिए, नॉन वायलेंस का रास्ता तो हमेशा से ही वो फॉलो करते रहे हैं, बट यहाँ पे उन्होंने फॉर्मली इसके बारे में लोगों को समझाया कि वाई नॉन वायलेंस इज इम्पॉर्टेंट इन दिस बेलगांव सेशन। ही टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट स्वराज, कि उनका स्वराज को लेकर के क्या समझ है। स्वराज का मतलब उनके हिसाब से एक सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर इंडियन लोगों के हाथ में हो। तो ही
outlined these three ideas during his presidencyship of बेलगांव सेशन in 1924. उसके 100 साल अभी पूरे हुए हैं। अगर बेलगांव सेशन के पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए तो इट वाज अटेंडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द हेवी वेट्स ऑफ कांग्रेस ऑफ दैट टाइम, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू। खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये सब इंपॉर्टेंट लीडर्स मौजूद थे इन बेलगांव सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके अभी 100 साल पूरे हुए हैं। तो इस साल एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेलगांव सेशन और उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बेलगावी डिस्प्यूट के बारे में भी। देखिए, ये जो आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं बेलगांव, इसका पहले नाम हुआ करता था बेलगांव, बट उसका नाम बदल करके कर दिया गया है बेलगावी। ये जो बेलगावी या बेलगांव डिस्ट्रिक्ट है, इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब देखें तो इट शेयर्स बॉर्डर विथ ऑल द थ्री स्टेट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा, बट इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 में लाया गया था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसने कहा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हेडेड बाय फजल अली एंड उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में आपने पॉलिटी क्लासेज में ज़रूर पढ़ा होगा। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दौरान फिर ये जो बेलगांव रीजन है इसको मैसूर स्टेट का हिस्सा बना दिया गया। लेटर ऑन दिस मैसूर स्टेट वाज रीनेम्ड एज कर्नाटका इन 1973। तो पॉइंट इज कि एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 बेलगांव वाज मेड पार्ट ऑफ कर्नाटका। बट बेलगांव के अंदर कई सारे मराठी स्पीकिंग लोग भी रहते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र के जो लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो टाइम टू टाइम इश्यूज रेज करते हैं। वो कहते हैं कि बेलगांव के कम से कम 800 ऐसे गांव हैं जहां पे प्रीडोमिनेंटली मराठी बोली जाती है। दीज विलेजेस शुड बी मेड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये बेलगावी डिस्प्यूट है, इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे बेलगांव के अंदर या बेलगावी के अंदर कन्नड़ स्पीकिंग एज वेल एज मराठी स्पीकिंग लोग रहते हैं। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था उसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, साथ ही साथ उसका इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर पे क्या पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो अपने बेसिक हिस्ट्री और पॉलिटी का नॉलेज लगा करके आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंट्स भी मैंने दे रखा है। तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा जेवीपी कमीशन, फिर फजल अली कमीशन, पॉलिटी के अंदर वही सारे आइडियाज़ का इस्तेमाल करके आपको ये 10 मार्कर का आंसर लिखना है। और ये जो करंट अफेयर्स में हम चीज़ें पढ़ते हैं इनका इस्तेमाल आप मेंस के अंदर करोगे कहीं कहीं पे अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटैंशिएट करने में। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत एक सीधा सीधा इशू तो आपको दिख ही गया कि देयर आर स्टिल सम आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स, फॉर एग्जांपल बेलगावी डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स के जो इंफॉर्मेशंस हैं उनका इस्तेमाल आपको करना है in order to substantiate your argument while mains answer writing. Next topic is about lion-tailed macaque. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. Lion-tailed macaque की अगर बात की जाए तो इसको कहा जाता है कि इट इज पार्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी। देखिए, दुनिया में जितने भी बंदर हैं मंकीज, उनको दो ग्रुप में डिवाइड करके देखा जाता है, न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। इन दोनों में मेन अंतर क्या है कि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर स्लाइटली बिगर, इनका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है, प्लस दे आर मोस्टली फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका। जबकि न्यू वर्ल्ड मंकीज देखिए थोड़े से छोटे साइज के हैं और दे आर फाउंड इन सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, न्यू वर्ल्ड मंकीज। और ये जो लायन टेल मकाक है इट बिलोंग्स टू ओल्ड वर्ल्ड मंकी, मकाक। और मकाक के अंदर आता है लायन टेल मकाक। इसको बियर्ड एप भी कहा जाता है क्योंकि इसके बॉडी का बाकी सारा जो हेयर है वो तो ब्लैक कलर का है, बट मुंह के आसपास में जो हेयर है वो काफ़ी बड़ा है और वाइट कलर का है। तो ऐसा लगता है कि इसकी दाढ़ी सी उगाई है बड़ी सी, तो बियर्ड एप कहा जाता है। जनरली अकेला रहना प्रेफर करता है, सॉलिटरी या साई नेचर का है ये। और बहुत होता है तो अपने 10 या 20 बिल्कुल क्लोज फेमिलियर ग्रुप में ही ये रहता है। और जो लायन टेल मकाक का जो ग्रुप होता है
वो भी हायरार्किकल होता है, मतलब उसमें भी जैसे परिवारों के अंदर हायरार्की होती है ना, दादाजी उनकी बात फिर मानेंगे पिताजी, तो वैसे ही कुछ हायरार्किकल ग्रुप होती है 10 से 20 मेंबर की, उसी में रहना प्रेफर करते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। अच्छा, लैंड टेल मकाक बड़े टेरिटोरियल नेचर के होते हैं। टेरिटोरियल मतलब इनके टेरिटरी में अगर कोई इंटर करे, कोई दूसरा मकाक भी इंटर करे, तो इनको ये बात पसंद नहीं आती है। एंड दे इमिट लाउड ह्यूमन लाइक साउंड, वूपिंग साउंड, टू अलर्ट आउटसाइडर्स एंटरिंग देयर टेरिटरी। जैसे आपके घर में कोई इंटर करे बिना आपकी परमिशन लिए हुए, तो आप उसको मना करते हैं ना कि यहाँ मत इंटर करो। वैसे ही दे मेक सच साउंड, ह्यूमन लाइक साउंड, अगेंस्ट एन आउटसाइडर हु ट्राइज टू इंटर देयर टेरिटरी। लैंड टेल मकाक की बात की जाए तो इन द वाइल्ड दे आर फाउंड ओनली इन इंडिया। अब किसी ने घर में पेट बना करके कहीं रखा हो तो एक अलग बात है, बट नेचुरल तरीके से इन द वाइल्ड दे आर फाउंड ओनली इन इंडिया। इन इंडिया ऑल्सो दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट रीजन। वेस्टर्न घाट के जो रेन फॉरेस्ट एरियाज हैं, जैसे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के, वहाँ पे ये लैंड टेल मकाक पाए जाते हैं। आईयूसीएन के अंदर इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात की जाए तो दे हैव बीन कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है रिगार्डिंग ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसमें इनको अपेंडिक्स 1 यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर शेड्यूल 1। ये जो आर्टिकल है ये कह रहा है कि लैंड टेल मकाक वैसे तो अलग रहना प्रेफर करते हैं, और वो ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। बट धीरे धीरे चूंकि जंगल काटते काटते हम लोग जंगलों के अंदर इंक्रोच करते जा रहे हैं, तो नाउ ह्यूमन एंड लैंड टेल मकाक इंटरेक्शन इज ग्रोइंग। आजकल लैंड टेल मकाक जो हैं वो दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग फूड फ्रॉम टूरिस्ट, दे आर रेडिंग द वेस्ट लेफ्ट बाय ह्यूमंस। तो ये जो न्यू रिलेशन डेवलप हो रहा है ह्यूमन और लैंड टेल मकाक के बीच में, ये कहीं ना कहीं अननेचुरल रिलेशन है, एंड इट माइट हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर पॉपुलेशन। लैंड टेल मकाक की हो सकता है कि इससे पॉपुलेशन आने वाले टाइम में गिरे। दैट इज अ कंसर्न दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड विद हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल। ऐसा प्रश्न आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में। अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, देखते हैं, बाकी तो कल मैं जवाब दे ही दूंगा। इट इज़ नॉट सोनली ऑन लैंड टेल मकाक, और भी सारे स्पीसीज हैं, थोड़ा कोशिश कीजिए फिर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लॉस ऑफ मसल मास विथ एज। क्यों उम्र बढ़ने के साथ हमारे बॉडी के अंदर जो मस्कुलर मासेज होते हैं, एक तो होता है फैट, ठीक है, दूसरा होते हैं मसल्स वाले मास। तो मसल्स वाले मास क्यों वक्त के साथ, उम्र के साथ कम होते हैं, वो इस आर्टिकल में बताया गया है। तो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक रिसर्च पब्लिश हुई है, रिसर्च पेपर पब्लिश हुई है इन जर्नल जीनोम रिसर्च करके। वहाँ पे बताया गया है कि उम्र के साथ हमारे बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो घटने लगते हैं, और जिस कारण से फिर हमारे बॉडी के अंदर मसल्स कम होने लगते हैं, मसल मासेस कम होने लगते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है समझते हैं, फिर आएंगे इस करंट न्यूज़ पे। इसी डीएनए क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स अपने ऑफ स्प्रिंग्स में पास करते हैं। तो मदर से आया एग, फादर से आया स्पर्म, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। So, genetic information in the form of DNA is passed from mother as well as father to the newborn child. The cell, this zygote cell, then divides further in order to create different parts, body parts of the baby. अब जो बेबी है उसके बॉडी सेल के अंदर, बेबी का जो बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा होगा वो होगा सेल। सेल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से दो कंपोनेंट्स पे ध्यान दीजिए, एक है न्यूक्लियस और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कई सारे होते हैं विद इन वन सेल ओनली। तो न्यूक्लियस के अंदर थोड़े से डीएनए रहते हैं जो पेरेंट्स द्वारा पास किए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थोड़े से डीएनए होते हैं। सो द डीएनए which is the genetic information passed by the parents to their offspring. It is mainly found in the offspring's सेल, और सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है उसको हम लोग कह देंगे न्यूक्लियर डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है उसको हम लोग कह देंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब न्यूक्लियस डीएनए की बात की जाए तो ये रहा हमारा सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोजोम्स।
ऐसे होते हैं क्रोमोजोम्स। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। इस तरीके के 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब ये 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स मेल और फीमेल में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। जो 23rd पेयर है वो कहा जाता है सेक्स क्रोमोजोम, दैट इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। फीमेल के अंदर द सेक्स क्रोमोजोम इज एक्स एक्स टाइप, जबकि मेल के अंदर द सेक्स क्रोमोजोम इज एक्स वाई टाइप। और यहीं जा करके ये जो 23rd पेयर है क्रोमोजोम का इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर ये रहा सेल, सेल के अंदर रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके के 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम के ऊपर होता है डीएनए, जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है, जो पेरेंट से आता है। अब जो न्यूक्लियर क्रोमोजोम्स हैं, यानी कि न्यूक्लियर के अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन को होल्ड करने वाली एंटिटी है, वो 23 पेयर में होती है। 22 तो आइडेंटिकल होती है मेल और फीमेल के बीच में। 23वीं जो होती है वो होती है सेक्स क्रोमोजोम, जो फीमेल के अंदर होगी एक्स एक्स टाइप, मेल के अंदर होगी एक्स वाई टाइप। अब जब इनके बच्चे होंगे तो फीमेल से आएगा सेक्स क्रोमोजोम अगेन एक्स, क्योंकि इसके फीमेल के अंदर तो एक्स एक्स ही है, तो यहाँ से तो सिर्फ एक्स ही आएगा। बट मेल के अंदर से आ सकता है या तो एक्स, नहीं तो वाई। But if it is X from the male, then the offspring is going to be a female child. If it is Y from the male, then it is going to be a male child. तो फीमेल की तरफ से तो X ही आना है, मेल की तरफ से या तो X जा सकता है या तो Y जा सकता है। दैट विल डिसाइड द जेंडर ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये तो बात हो गई न्यूक्लियर डीएनए की। जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है वो 23 तरह के पेयर्स। देखिए एक बार फिर से, कोई कंफ्यूजन ना हो। सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर 23 तरह के क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के ऊपर होता है डीएनए। ठीक है, इस तरह के डीएनए को कहेंगे हम लोग न्यूक्लियस डीएनए। ये जो क्रोमोजोम है वो 23 पेयर्स में है, उसमें से जो 23वां पेयर है, 23rd पेयर है, दैट इज सेक्स क्रोमोजोम। लेट अस कम टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। मैंने कहा ना कि पेरेंट से डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर भी पास होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ लेते हैं। जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इट रिलीजेस एनर्जी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर टाइप का होता डबल हेलिकल ही है, लेकिन ऐसे सर्कुलर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है, इट इज इनहेरिटेड ओनली वाया मदर्स एग, नॉट फ्रॉम द फादर्स स्पर्म। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए आया है ना इस बच्चे के, ये सिर्फ मदर के एग से पास होता है। ये फादर के स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का कोई इम्पैक्ट नहीं होता ऑफ स्प्रिंग पे। तो आप कह सकते हैं कि मेल्स कैन नॉट पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टू देयर ऑफ स्प्रिंग। ये तो बात हो गई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज दिस माइटोकॉन्ड्रिया ओनली keeps on releasing या synthesizing ATP, adenosine triphosphate, which is primary source of energy inside the cell। तो ये ATP प्रोड्यूस करता रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शंस होते रहते हैं। इन दैट प्रोसेस इट कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ये ATP वो रिलीज करता रहता है। हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल किया, खाना हमने खाया, और ये दोनों को लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया फिर एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। विथ एज ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उनकी संख्या हमारी बॉडी के अंदर घटने लगती है। विथ एज द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मॉलिक्यूल डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, एंड दैट लीड्स टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP ऑल्सो। और यही कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारी बॉडी के अंदर कम होने लगते हैं, और इसी कारण से बॉडी के अंदर ATP रिलीज कम होता है। ATP रिलीज कम होता है तो फिर मस्कुलर लॉसेज होने लगते हैं। वी लूज मसल मास विथ एज। दैट इज द न्यू स्टडी दैट हैज बीन पब्लिश्ड इन दिस रिसर्च जर्नल जेनोम रिसर्च।
तो यह टॉपिक मैंने कवर किया ताकि आपको डीएनए के बारे में बता पाऊँ, न्यूक्लियस डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और फिर बता पाऊँ कि क्यों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा बॉडी के अंदर एनर्जी का कमी होता है या मस्कुलर लॉस होता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पार्कर सोलर प्रोब। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज है, ये जो प्रोब है यानी कि स्पेस क्राफ्ट, इसको 2018 में इन 2018 नासा ने लॉन्च किया था। इसका मेन मकसद ही है सन को स्टडी करना। सन में भी उसके जो आउटर एटमॉस्फेयर है, कोरोना जिसको कहते हैं, सन के आउटर एटमॉस्फेयर को कहा जाता है कोरोना, और सन से आने वाली जो कोरोनल मास इजेक्शन है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल्स, हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल जो सन से निकलते रहती हैं, आग की लपटें आप कह सकते हो, सोलर विंड्स उनको कहते हैं, या कोरोनल मास इजेक्शन CME, उनको स्टडी करना काम है पार्कर सोलर प्रोब का। तो ये रहा सन, सन का आउटर एटमॉस्फेयर को कहा जाता है कोरोना, और कोरोना से इस तरीके के प्लाज्मा यानी कि चार्ज पार्टिकल्स, हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, जिनको कहा जाता है सोलर स्टॉर्म्स या कोरोनल मास इजेक्शन। तो कोरोना एंड सोलर स्टॉर्म्स या सोलर सोलर स्टॉर्म्स या कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करना काम है पार्कर सोलर प्रोब का। पार्कर सोलर प्रोब हाल फिलहाल में न्यूज में आया क्योंकि 24 दिसंबर को यानी कि कल, पार्कर सोलर प्रोब, इट became the first solar probe to come to this close to the sun. Parker solar probe came within a range of 6.1 million kilometer of the sun's outer atmosphere, and this made this NASA's Parker solar probe the uh, that kind of spacecraft which has flown closest to the sun in the history so far. तो सन से सबसे ज़्यादा नज़दीक जाने वाला जो स्पेस क्राफ्ट है वो अब बन गया है पार्कर सोलर प्रोब। कल वो सन के आउटर एटमॉस्फेयर के 6.1 मिलियन किलोमीटर के रेंज के अंदर आ गया। इस तरीके के 3 उसको फ्लाई बाई करने हैं अराउंड द सन इन ऑर्डर टू स्टडी द सन। उसमें से पहला फ्लाई बाई वो कर चुका है, 2 और वो करेगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नामरूप फर्टिलाइजर यूनिट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो नामरूप फर्टिलाइजर यूनिट जो है वो नामरूप रीजन में डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम है, यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट है। इसको ओन करने वाली कंपनी का नाम है ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BVFCL। इट इज़ ए सेंट्रल गवर्नमेंट PSU, भारत सरकार द्वारा ओन की गई ये PSU है। इसको नामरूप फर्टिलाइजर यूनिट को बनाया गया था 1969 में, और ये यूरिया प्रोड्यूस करता है जैसा कि मैंने आपको बताया। बट यूरिया प्रोड्यूस करने के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट है इसकी, इट कम्स फ्रॉम नेचुरल गैस, एंड दिस मेक्स नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट फर्स्ट नेचुरल गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया। नामरूप के अंदर 3 अभी फर्टिलाइजर यूनिट है, नामरूप 1, 2 एंड 3, बट 1 एंड 2 हैव बिकम डिसफंक्शनल। करेंटली ओनली नामरूप 3 यानी कि थर्ड यूनिट ऑफ नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट इज ऑपरेशनल। भारत सरकार ने फैसला किया है कि वो नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट का चौथा यूनिट भी जल्दी स्टार्ट करेंगे ताकि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को ऑगमेंट किया जा सके। करंट न्यूज़ ये है कि असम सरकार ने फैसला किया है कि जो चौथा यूनिट स्टार्ट होगा नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट का, उसके 40% स्टेक को असम सरकार ओन करेगी, और उसके लिए असम सरकार को लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट किसान दिवस। छोटा सा टॉपिक है, प्रिंस पर्सपेक्टिव से एक बार देख लीजिए। हर साल 23 दिसंबर को हमारे देश में नेशनल फार्मर डे या किसान दिवस मनाया जाता है। इट इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह जी। ही वॉज 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड रिमेन्ड प्राइम मिनिस्टर फॉर 1 ईयर ओनली फ्रॉम 1979 टू 1980। चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का नेता माना जाता रहा है क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा उनके ही एफर्ट्स के कारण 2 महत्वपूर्ण कानून लाए गए थे। लैंड यूटिलाइजेशन बिल ऑफ 1939, जिसकी मदद से कई सारे जो टीलर्स हैं यानी कि खेती करने वाले जो लैंडलेस वर्कर हैं, उनके नाम पे ज़मीनें ट्रांसफ़र की गई एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लैंड यूटिलाइजेशन बिल। और दूसरा डेट रिडेम्पशन बिल लाया गया 1939 में एज एन एफर्ट ऑफ चौधरी चरण सिंह ओनली। इसकी मदद से किसानों के लोन माफ़ कराए गए कई सारे लोगों के। तो इन कारणों से ही चौधरी चरण सिंह जी को आज़ादी के पहले से ही किसानों का नेता माना जाता रहा है,
और इसी कारण से उनको बाद में भारत का प्रधानमंत्री भी आप कह सकते हैं बने, वो 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आरटीई से संबंधित जो प्रश्न था उसमें दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, अगेन बोथ स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली करेक्ट। 13th अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद श्रीलंका। यहाँ पे बस तीसरा स्टेटमेंट गलत है, असम इज नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, कल मैंने बोलते हुए ये जो टेबलों की बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट से कोई भी स्टेट नहीं है इंक्लूडेड, बट दैट इज रॉन्ग। त्रिपुरा फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज बीन इंक्लूडेड टू present its tableau for Republic Day parade of 2025. That's all from our side for today. Thanks for watching.